ओके बाकी सभी लोगों को गुड इवनिंग। आवाज वगैरह मेरी आ रही क्लियर? श्रुति, हाँ, रितिका, आतिफ, डायना, नीलेश? Yes, sir. Okay. In the previous class, what we were discussing, preamble we started with. Okay. So in preamble, which points we were discussing? Anyone remember? प्रियम्बल हमने कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए? प्रियम्बल बताएगा? अमेरिका से लिया है, ठीक है। प्रियम्बल मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल का सोर्स क्या है, यानी कौन से सोर्स से हमने प्रियम्बल ली? Objective resolution. Exactly, objective resolutions which were presented in the Constituent Assembly by पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब उन्होंने प्रेजेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में और उसको कब कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया था? डेट, यू रिमेम्बर डेट? 13 December 1946. 13 December 1946 he presented in the assembly and adopted by the assembly when? 22 Jan 1947. 22 Jan 1947, राइट। तो यहाँ पे हमने ये बेसिक चीज मैंने आपको बताई थी। उसके बाद we started with the actual preamble with the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. इसमें से हमने sovereign, socialist, secular, उसके बाद democratic, ये सारे वर्ड्स हमने ये 4 वर्ड डिस्कस किए थे। आज हम रेस्ट ऑफ वर्ड डिस्कस करेंगे जिसमें रिपब्लिक आएगा, आपका जस्टिस, लिबर्टी रहेगा और इक्वालिटी रहेगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे। मुझे बताइए डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सेक्युलर? व्हाट इज इन द सेक्युलर? सेक्युलर आपको ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में भी आएगा, याद रखना। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें भी आपको सेक्युलर पूछा जाएगा। व्हाट इज सेक्युलर? व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलर कोई पर्सन होता है, सेक्युलरिज्म एक बड़ी कॉन्सेप्ट है। बताइए सेक्युलर क्या होता है? व्हाट इज सेक्युलर? So all religion are equal. हाँ, in secularism all religions are equal. No religion is a straight religion and no religion is above the law. All religions are equal before the law. ठीक है, यानी कि सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि सारे रिलीजन्स को इक्वल स्टेटस दिया गया है। कोई भी रिलीजन को ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। और व्हाट इज मीन बाय सॉवरेन? आप पढ़ते हो कि नहीं ये सारी चीजें मैंने पढ़ाने के बाद? इसको रिवाइज करना है, अदरवाइज भूल जाओगे। सर, इंडिया किसी की डिपेंडेंसी नहीं है और ना ही किसी का डोमिनेंस है। एग्जैक्टली, इंडिया किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, ना ही किसी का डोमिनेंस है। यानी कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री,
इंडिया किसी जब ब्रिटिश का शासन था इंडिया में, तब तो इंडिया अंडर कंट्रोल था, नहीं अंडर डोमिनेंस था ब्रिटेन के. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बिकम सॉवरेन कंट्री. इंडिया इज एबल टू नाउ टेक इट्स ओन डिसीजन, राइट. तो इंडिया को क्या करना है क्या नहीं करना है इंडिया खुद डिसाइड करेगा, कोई कंट्री आके हमें नहीं बताएगा. तो सॉवरेन हो गया. सॉवरेन को मैंने आपको दो चीजें बताई थी सॉवरेनिटी में, कि सॉवरेनिटी दो टाइप का सॉवरेनिटी होता है. कोई बताएगा दो टाइप का सॉवरेनिटी क्या होता है? इसके दो मैंने पहलू आपको बताए थे. जो मैं पढ़ा रहा हूँ दिस इज लक्ष्मीकांत, याद रखना. दिस इज द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ लक्ष्मीकांत. सर द मेंबरशिप ऑफ यूएनओ एंड द कॉमनवेल्थ में जो उनका था वो उनकी सॉवरेनिटी को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा. एग्जैक्टली. सॉवरेन का मतलब जैसे कि इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ आफ्टर इंडिपेंडेंस. कॉमनवेल्थ ये जो ग्रुप था ये ब्रिटेन ने इस्टेब्लिश किया था, और जहां जहां पे कंट्रीज को उन्होंने कॉमनवेल्थ में एक कर दिया था, और इसी को हम बोलते हैं एक कॉमनवेल्थ का मेंबर बनना. बट इट डजंट मीन दैट इट विल अफेक्ट ऑन इंडिया सॉवरेनिटी. इंडिया की सॉवरेनिटी पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा. ये पहली चीज मैंने आपको बताई थी. इंडिया यूनाइटेड नेशंस का भी मेंबर है, इंडिया WTO का भी मेंबर है, इंडिया हु का मेंबर है. तो डजंट मीन इट अफेक्ट्स आवर सॉवरेनिटी. ठीक है. तो किसी पर्पस के लिए इंडिया उसका मेंबर बना है, बट ये ऐसे नहीं कि हमारी सॉवरेनिटी पे उन ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल है. और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, इन सॉवरेनिटी इंडिया बीइंग अ सॉवरेन कंट्री कैन secede its part to any country or join any country's part, foreign country's part to India. ओके, या तो वो युद्ध से ज्वाइन कर सकता है, या फिर कोई कंट्री ने मानो इंडिया को दे दिया. तो मानो पाकिस्तान ने इंडिया को पाक को बड़े कश्मीर दे दिया. वैसे तो वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो हम यहाँ पे नहीं कंसिडर कर सकते. दैट इज कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट. तिब्बत की बात कर लेते, चाइना. ठीक है. तो चाइना ने कंसिडर करो, चाइना आगे तिब्बत का पार्ट बन चुका है, पहले नहीं था. पहले तिब्बत एक सेपरेट पार्ट था, लेकिन जब 1962 का जो वॉर हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, वो तिब्बत को लेके ही हुआ था. तो उसमें अगर मानो चाइना को अगर ऐसा कुछ लगता है कि यार चलो हम तिब्बत हमसे संभाला नहीं जा रहा, हम इंडिया को दे देते, तो इंडिया को ज्वाइन हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा. अगर इंडिया को कोई फॉरेन कंट्री ज्वाइन हो जाएगा तो इंडिया क्या करेगा, उस एरिया के वो रीजन के जो लोग हैं उनको सिटीजनशिप दे देगा. ठीक है. सिटीजनशिप उनको ऑटोमेटिक दे देगा. कोई फॉरेन का सिटीजन इंडिया में आता है तो उसको सिटीजन लेने के लिए 7-8 साल लग जाते हैं, या 10-12 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड कौन सा रेस से बिलोंग करता है वो. लेकिन अगर कोई कंट्री, अगर मानो कोई कंट्री का पार्ट या कोई रीजन अगर इंडिया ने मानो जीत लिया या फिर इंडिया को ज्वाइन हो गया, तो उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप इंडिया दे देता है, बिकॉज वो इंडिया का पार्ट बन चुका है. ठीक है. चलो, हमने ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए. सोशलिज्म मैंने आपको बताया था कि सोशलिज्म, ये तो हमने ये कॉन्सेप्ट 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट पास किया गया था, उसमें ये सोशलिस्ट हमने सेक्युलर ये दोनों वर्ड्स ऐड किए थे उसमें. और एक वर्ड था वो आगे मैं आपको बताऊंगा, इंटीग्रिटी. लेकिन सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है, व्हाट इज सोशलिस्ट? इंडिया एक सोशल कंट्री, यानी कि वेलफेयर ऑफ पीपल. वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का कल्याण, कल्याणकारी स्टेट बनाना, वेलफेयर स्टेट बनाना, ये सोशलिस्ट में आता है. और हमारा सोशलिज्म कैसा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है हमारा, कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी, एग्जैक्टली. और जो यानी कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट लोगों को एक वेलफेयर करने का काम करेगी, वेलफेयर स्कीम इंट्रोड्यूस करेगी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में. ठीक है. कम्युनिस्ट में ऐसा नहीं होता है. कम्युनिस्ट चाइना का है, थोड़ा बहुत वहां पर डोमिनेंस होता है गवर्नमेंट का सिटीजन्स के ऊपर. तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली थी. रिपब्लिक बाकी था. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? नाउ लेट अस सी, डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स होता है वो 2 कैटेगरीज में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला एक मोनार्ची, दूसरा एक रिपब्लिक. जैसे मोनार्ची का एग्जांपल क्या है? ब्रिटेन. और रिपब्लिक का एग्जांपल क्या है? इंडिया. ठीक है. मींस इन मोनार्ची में क्या होता है, राजशाही में क्या होता है कि जो हेड का स्टेट्स का जो हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट्स. इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं.
तो नरेंद्र मोदी जो है ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और रामनाथ कोविंद हेड ऑफ द स्टेट्स है, राज्यों के हेड। तो सिमिलरली ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में मोनार्ची बराबर वहाँ पे अभी यानी कि वहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ का जो हेड होता है स्टेट्स का वो मोनार्ची से ही उनको चूज किया जाता है, यानी उनका राज्य चलता है आज भी वहाँ पे, ठीक है, उनका राष्ट्रपति। सो हेड ऑफ द स्टेट यूजुअली किंग और क्वीन, ये किंग या क्वीन हो सकता है। ब्रिटेन का कौन होता है प्रेसिडेंट, ये तो क्वीन होती है वहाँ की या किंग होता है। एंजॉयज ए हेरिडिटरी पोजीशन, ठीक है। हेरिडिटरी पोजीशन का मतलब होता है उनके वंश परंपरा से चलता आ रहा जो उनका ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग उनको मिलेगा। यानी कि जब इंडिया में जब ब्रिटेन आए थे राज करने के लिए, व्यापार करने के लिए, उस टाइम पे ब्रिटेन में मोनार्ची थी। तो आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जब भी हुआ था ब्रिटेन में, वहाँ पे सारा मोनार्ची का ही राज था। उसके पहले ही बहुत सारे वहाँ पे ऐसे उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। ब्रिटेन इसमें यूरोपियन यूनियंस में, यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन में ज्यादातर कंट्री में क्या थी, मोनार्ची थी। ओके, राजेशाही थी वहाँ पे। जैसे आप स्पेन देख लो या फिर आप ब्रिटेन देख लो, फ्रांस, उसके साथ साथ जो उस टाइम पे स्विस में भी किंग था उस टाइम पे। तो मैक्सिमम कंट्रीज में मोनार्ची थी वहाँ पे। लेकिन हम ब्रिटेन का एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, दैट इज यानी कि जब ब्रिटिश लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे फर्स्ट टाइम 16th सेंचुरी में, उस टाइम पे उनको किसने भेजा था, उनकी क्वीन ने भेजा था, उनकी रानी महारानी ने भेजा था, जाओ सिमरन जाओ और इंडिया को जो बादशाह इंडिया की मुगल उनको मिलो और उनसे परमिशन लो ट्रेड की, व्यापार की। वहाँ पे तो पोर्तुगीज जाके बहुत कमा रहे, हमें तो कुछ नहीं, हम भी कमाएंगे वहाँ पे जाके। तो फिर उस टाइम से उनका ट्रेडिशन है पहले से ही। तो ये जो है दैट इज ही कम्स इनटू ऑफिस थ्रू सक्सेशन, एग्जांपल ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने हेरिडिटरी पोजीशन से आते हैं, परंपरा राजशाही से आते हैं। वो कोई कॉमन पर्सन नहीं बनता वहाँ का प्रेसिडेंट। और हमारा इंडिया का कोई भी बन सकता है, चाहे वाला कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दिस इज द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कोई भी यानी कि जब ये बने थे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, he also belonged to a very poor family, okay। तो इन अ रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड द हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। एग्जांपल यूएसए, ये यहाँ का उन्होंने यूएसए का एग्जांपल दिया है। वो तो डायरेक्टली हो गए या इनडायरेक्टली होंगे, ठीक है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, लोगों के द्वारा उनको वोटिंग की जाती है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वोटिंग में, उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। पब्लिक नाउ डायरेक्टली जो रिप्रेजेंटेटिव होती है पब्लिक चुने गए जो नुमाइंदे होते हैं वो उनको वोटिंग करते हैं। देयरफॉर द टर्म रिपब्लिक इन अ प्रियम्बल क्या इंडिकेट करती है, इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years। जैसे मैंने आपको कहा था कि 5 साल का फिक्स पीरियड के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, उनको चुना जाता है। एक तो डायरेक्टली एक तो इनडायरेक्टली, लेकिन इंडिया का इनडायरेक्ट है, ठीक है। हम वोटिंग नहीं करते प्रेसिडेंट को, हमारे द्वारा जो चुने गए नुमाइंदे हैं असेंबली के, स्टेट्स असेंबली के जो एमएलए हैं और राज्यसभा के एमपीज और लोकसभा के एमपीज, वो उनको वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज डिफरेंस ये क्लियर हुआ आपको। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट, ब्रिटेन इज नॉट रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग समझ में आया कि रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है एवरीवन? यस सर। तो रिपब्लिक का और एक दूसरा मीनिंग ऐसा है, वन वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, ठीक है। जो पॉलिटिकल डिसीजंस है वो लोगों के हाथ में रखकर सौंपना, एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग, ठीक है। किंग के हाथ में नहीं, सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में नहीं। अब राष्ट्रपति अगर इंडिया में आते हैं तो वो हमारे चुने गए नुमाइंदे के द्वारा ही आते हैं ना, जिनको हमने वोट किया वही उनको वोट करते हैं हमारे फेवर में, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते उसमें। तो सेकंड मीनिंग ऐसा है रिपब्लिक का। पहला मीनिंग मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लोगों के हाथ में रहेगी, नॉट इन किंग के हाथ में नहीं। और दूसरा मीनिंग ऐसा है, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। धर्म, जात या रेस के आधार पे कोई भी सिटीजन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कोई भी इंडिया का राष्ट्रपति बन सकता है, हिंदू बन सकता है, मुस्लिम बन सकता है, सिख बन सकता है, पारसी बन सकता है, ईसाई बन सकता है, एनी क्रिश्चियन बन सकता है, ठीक है। तो जस्टिस 6 नंबर, द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बल embraces 3 distinct forms, ओके। जस्टिस प्रियम्बल में जस्टिस का मतलब क्या होता है, उन्होंने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक ऐसे 3 अलग अलग फॉर्म में जस्टिस दिया है प्रियम्बल में।
तीन प्रकार का जस्टिस होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजकीय, secured through various provisions of fundamental rights and directive principles. तो जस्टिस को ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में और इसमें मेंशन दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? इक्वल ट्रीटमेंट देना सारे सिटीजन्स को, किसी को भेदभाव नहीं करना, विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, ठीक है। और जैसे कि कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, उसका सेक्स यानी कि लिंग और सो ऑन, इस आधार पे किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, सामाजिक न्याय सबको मिलेगा, ठीक है। तो इट मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी का कोई पर्टिकुलर सेक्शन होगा, मानो हाई कास्ट, लो कास्ट, मिडिल क्लास, व्हाटएवर, ये ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं होता है, यानी कि ये एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। तो इन स्पेशली एक पर्टिकुलर सेक्शन को सोसाइटी के, यानी उनको स्पेशल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, सबको राइट सेम होंगे, सबका न्याय सेम होगा। एंड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो एससी और एसटी और ओबीसी होते हैं, ये जो बैकवर्ड क्लासेस है, इनको इनके कंडीशन में एक इम्प्रूवमेंट की जाएगी, यानी कि अलग अलग स्कीम्स वगैरह इंट्रोड्यूस करके। इंडिकेट करता है, ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंडिकेट करता है, ठीक है। ऊंच नीच यानी कि इकोनॉमिक में, यानी कि फाइनेंशियल, बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। कोई भी यानी रिच और पुअर, जो भी न्याय दिया जाएगा वो सबको समान होगा। ये रिच है, अमीर है, इसलिए इसको यानी कि इसको छोड़ दिया, इसको ये गिल्टी है तभी इसको छोड़ दिया, और जो गरीब है उसको यानी कि लटका दिया। तो इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। सो वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी में समान क्या होगा उनको, यानी कि अभी तो इनइक्वालिटी है ही है इंडिया में, अमीर ही है और पुअर ही है, और मिडिल क्लास ही, ठीक है। और जैसे कि उसको राइट है कि मिडिल से ऊपर जाना, गरीब से अमीर बनना, ठीक है। जैसे आदमी कुछ भी नहीं होता है, बाद में वो बहुत कुछ बन जाता है। आज आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन बाद में आप अगर एग्जाम क्वालिफाई हो गए तो आप बड़े बड़े ऑफिसर बन जाओगे। तो समथिंग यू गेट अ पावर, यू कम इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वेल्थ, इनकम और सब कुछ आप कर सकते हो, प्रॉपर्टी वगैरह। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स व्हाट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस आता है, और ये इंडिकेट करता है ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। सारे सिटीजन्स को, यानी कि उनको जो पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे सबको सेम मिलेंगे। वोट सबको, हर कोई वोट कर सकता है, हर कोई इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसर्स, ठीक है। इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। सो आइडियल ऑफ जस्टिस, जस्टिस का जो आइडियल है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमने कहाँ से लिया है? रशियन रिवॉल्यूशन 1917। 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी, रशियन क्रांति, उनमें से हमने जस्टिस लिया है, याद रखना। और जस्टिस कैसा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अगला आता है लिबर्टी। देखो यूपीएससी मेंस में आपको क्वेश्चन भी पूछा था इसके ऊपर, याद रखना। जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो उनको ये भी याद रखना है कि किस टाइप के यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग है आपको मेंस में, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है इसका। नाउ लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। लिबर्टी यानी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि फ्रीडम, एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज। सो प्रियम्बल में दिया गया है कि इंडिया के जो सिटीजन है, सारे सिटीजन, उनको विचारों की स्वतंत्रता रहेगी, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, पूजा करने की, थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उनको तो ऑलरेडी अपने आर्टिकल में देखा है 25, एक 19 आर्टिकल है आपका, 19 में 6 राइट्स दिए आप, बराबर। तो उसमें ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी दी है। सो लिबर्टी ऑलरेडी प्रेजेंट्स इन फंडामेंटल राइट्स, और इट इज ऑल्सो गिवन इन प्रीएम्बल। सो लिबर्टी जो है एनफोर्सिबल रहेगा ये आपका कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर कोई मानो आपकी लिबर्टी पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या फिर मानो उसको दबाने की कोशिश करेगा, तो इट इज एनफोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन। फंडामेंटल राइट्स में आता है ना वो, इसलिए। सो लिबर्टी एज एलैबोरेटेड इन द प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल में लिबर्टी दिया गया है वो एक इसेंशियल है, एक सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो प्रीएम्बल में लिबर्टी दिया गया है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और इसीलिए लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस। लिबर्टी का मतलब लाइसेंस नहीं होता है, जैसे कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, उन कैसे एंजॉय करा, वन हैज टू बी एंजॉयड विद इन द लिमिटेशंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें दी गई है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें लिबर्टी, यानी ऐसे ना कि यार
कुछ भी लिबर्टी दे दी, यानी आप किसी को भी गाली गलौज करोगे, ये थोड़ी ना लिबर्टी है। किसी को भी जाके मारोगे, ये लिबर्टी थोड़ी ना है। तो लिबर्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई वही लिबर्टी आपको फॉलो करनी है। और इन ब्रीफ द लिबर्टी का मतलब और एक है कि इन ब्रीफ शॉर्ट में अगर देखा गया, कंसीव्ड बाय प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। लिबर्टी जो फंडामेंटल राइट्स में प्रियम्बल में दी गई है वो एब्सोल्यूट नहीं है, एक क्वालिफाइड है। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब उसको कम ज्यादा, यानी कि उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ला सकते हैं, गवर्नमेंट ला सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, इसलिए वो क्वालिफाइड है। एंड देन द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी जो है, लिबर्टी के आइडियल्स क्या क्या है? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो आइडियल्स है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, हमने कहाँ से लिए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 1799। और ये फीचर जो था लिबर्टी का, स्वतंत्र, समता और बंधुभाव, ये हमने कहाँ से लिया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। जस्टिस कहाँ से लिया? रशियन रिवॉल्यूशन से। उसके बाद 8 नंबर का आता है फीचर, 8 नंबर का कॉन्सेप्ट, वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑलरेडी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इन डिटेल में, इसको आपको पढ़ाऊंगा। 14 to 18 आर्टिकल में इक्वालिटी दी है, ऑलरेडी प्रेजेंट इन फंडामेंटल राइट्स। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी सेक्शन, सोसाइटी का कोई भी सेक्शन हो, उसको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, सबको सेम इक्वालिटी रहेगी। किसी को ऐसा नहीं कि इसको ज्यादा उसको कम। ओके, एंड द प्रोविजन ऑफ एडवोकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वो भी भेदभाव न किए बिना सबको इक्वालिटी दी जाएगी। ठीक है, किसी भी सेक्शन में, किसी भी कास्ट में भेदभाव नहीं रहेगा। अब कभी कभी लोग पूछते हैं फिर सर जो अभी SC ST और बाकी जो OBC इनको आरक्षण क्यों है? ये तो एक इनइक्वालिटी है ना, तो ये तो इक्वालिटी नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। यानी कि वो ऐसे सोसाइटी का सेक्शन है जो पहले उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट हुआ था, परिणाम हुआ था, यानी कि देवर हरेस, देवर सफरिंग। ठीक है, वो सफर कर रहे थे पहले, इसलिए उनको वो आरक्षण, रिजर्वेशन दिया गया था। इट डजंट मीन कि इट इंडिकेट्स इनइक्वालिटी। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? सब कुछ समान चाहिए, किसी को भी स्पेशल आरक्षण नहीं, किसी को भी ये नहीं होने। लेकिन ऐसा भी नहीं कि, ऐसा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि स्पेशल जो कैटेगरीज है उनके लिए तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा, कंसिडरिंग देयर सिचुएशन कंडीशंस। प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सबको समान दर्जा, सबको समान संधि दी जाएगी इक्वालिटी के अंदर। और ये जो प्रोविजन है, ये 3 हमें डायमेंशंस इंडिकेट करती है। वो इक्वालिटी कौन से? सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, नागरिक, राजकीय और आर्थिक, ये 3 प्रकार की इक्वालिटी रहेगी। सो फॉलोइंग प्रोविजन जो है चैप्टर मैंने फंडामेंटल राइट्स में आपको कवर अप कर दी है। इस प्रकार की आपको इक्वालिटी रहेगी 14 से लेके 18 तक। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सबको समानता। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, धर्म, जात, लिंग, उसके बाद जन्म स्थान, वंश, इसके आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं चलेगा। आर्टिकल 15, एक आर्टिकल 15 पे मूवी भी है, अगर किसी ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जरूर देखना। आर्टिकल 15 इट्स अ वंडरफुल मूवी। एक वहाँ पे IPS जो ऑफिसर है, कमिश्नर, उनको अपॉइंट किया जाता है एक डिस्ट्रिक्ट में। तो लाइक कैसे यानी कास्टिज्म और उनको फेस करना पड़ता है सारी चीजें, हाई कास्ट, लो कास्ट वहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो एक बीइंग एन ऑफिसर, तो ये मूवी आप देख ले एक बार। वो खुराना कोर करके कोई एक्टर है, अंशुमन या कोई, तो उसका मूवी है आर्टिकल 15। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या दिया है? जो रोजगार की जो संधि है वो सबको समान रहेगी पब्लिक ऑफिस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक यानी गवर्नमेंट। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये एबोलिश किया जाएगा, 17 आर्टिकल है इसका। उसके बाद एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18 में आता है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। टाइटल्स कौन सा? राजा, महाराजा, राय बहादुर, ये जो पहले टाइटल्स थे। ठीक है, अभी ये टाइटल्स नहीं चलेंगे, इसको अबॉलिश कर दिया गया है। कोई किसी को राजा खुद करके लोगों को नहीं बताया कि भाई मुझे राजा बताओ, ये इन इक्वलिटी इंडिकेट करता है ना, इसलिए टाइटल्स नहीं चलेंगे, सब समान है, कोई राजा महाराजा नहीं है। नाउ आगे देर, अभी आप बोलोगे सर प्राइम मिनिस्टर ये भी तो पोजीशन है, ये भी तो टाइटल है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी तो टाइटल है। ये टाइटल, ये गवर्नमेंट ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है,
ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं होता है, जो इलेक्ट होके जाता है उन्हीं को वो पोजीशन मिलती है और वो कंट्री को सर्व करता है। वो लोगों के द्वारा वो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, इसलिए उनके लिए वो टाइटल्स चलते हैं। देयर आर 2 प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में से 2 प्रोविजंस है जो पॉलिटिकल इक्वालिटी को अचीव करती है। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंडिकेट करती है। पहला कौन सा है? 1, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, आर्टिकल 325। पहले इसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी में ये दिया है कि कोई भी पर्सन को इनएलिजिबल नहीं डिक्लेयर किया जाएगा उसके धर्म, जात और उसके वंश लिंग के ऊपर। ठीक है, ये कंसिडर करके। दूसरा ऐसा है, इलेक्शन जो होते हैं लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, वो एडल्ट सफरेज के ऊपर ही वो किए जाएंगे। ठीक है, वोटिंग के आधार पे। ऐसा नहीं कि ये चलो ये हमारा ये वो ये उसको सिलेक्ट कर दिया। फ्रेटर्निटी, लास्ट, बंधुभाव। फ्रेटर्निटी का मीनिंग होता है ब्रदरहुड, बंधुभाव। ठीक है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई या फिर हिंदू चीनी भाई भाई, whatever. The Constitution promotes this feeling of fraternity by the system of single citizenship. बंधुभाव कैसे इन्होंने स्प्रेड किया है? सिंगल सिटीजनशिप के द्वारा। यानी कि अगर हर एक स्टेट की अलग अलग सिटीजनशिप अगर होती तो क्या होता? डिफरेंस होता, बराबर। और तो इंडिया में बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे कैटेगरीज, कास्ट वगैरह है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो इसलिए फिर इंडिया जैसे कंट्री में ड्यूअल सिटीजनशिप होना नॉट पॉसिबल। इसलिए सिंगल सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। एक नागरिकत्व, अगर आप इंडिया के नागरिक हो, इट मीन्स यू आर सिटीजन ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया, दैट कम्स अंडर इंडिया। ओके, और फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में भी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिया है। ये भी ऐसे बताता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हर एक नागरिक की, इंडिया के नागरिक की ड्यूटी होगी एक हार्मनी को प्रमोट करना। ठीक है, उसके बाद स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना लोगों में, इंडिया के लोगों में। ठीक है, जो अलग अलग रिलीजन्स के हैं, ट्रांसजेंडिंग रिलीजन्स, ट्रांसजेंडिंग लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, रीजनल्स एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज, उसमें एक प्रकार का हार्मनी और ब्रदरहुड को बढ़ावा देना। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में। ये कौन बताता है? आर्टिकल 51 एक फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया है। सो इस प्रकार से हमने प्रियम्बल को डिस्कस किया और ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन प्रियम्बल के बारे में, किसने क्या बोला है प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल ये डिक्लेयर करता है कि फ्रेटर्निटी हैज टू एश्योर 2 थिंग्स। फ्रेटर्निटी में 2 चीजें आती है, वो होता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक है हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा, और यूनिटी ऑफ द नेशन, देश की एकता। ये 2 चीजें आती है, यूनिटी और इंटीग्रिटी एक ही मीनिंग होता है, एकता। ये 2 चीजों को प्रियम्बल क्या करता है, यानी फ्रेटर्निटी इसको बढ़ावा देता है। वर्ड जो है इंटीग्रिटी, ये मैंने आपको बताया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। के एम मुंशी जी ने कहा था, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, मैंने आपको बोला था मसौदा समिति के मेंबर, 7 मेंबर्स वर देयर इन ड्राफ्टिंग कमेटी एंड चेयरमैन वर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इन्होंने बोला था, ये जो फ्रेज है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये इंडिकेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली एंश्योर्स मटेरियल बेटरमेंट and maintain a democratic setup, but that it also recognizes that the personality of every individual is sacred, not important from exam point of view. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है 51A में ये बताता है कि प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वीमेन। जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की प्रतिष्ठा को उसकी सुरक्षा करना, उनकी प्रतिष्ठा की, स्त्रियों की। एंड बाय स्टेटिंग दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। तो जो विमेन है, विमेन की प्रतिष्ठा को अगर कोई भी प्रथा, परंपरा अगर उनकी प्रतिष्ठा को डैमेज कर रही होगी इंडिया में, तो उनके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनकी प्रतिष्ठा को प्रमोट करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी बताते हैं। एंड इट आल्सो मेक्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बराबर। सो ये सारी चीजें यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, तो वही इसके बारे में बोला गया है। नाउ सिग्निफिकेंस प्रियम्बल का क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। सो हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये केसेस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। प्रियम्बल के रिलेटेड कौन से केसेस है आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला केस था वेरुवारी यूनियन का था, दूसरा था केशवानंद भारती का केस था, तीसरा केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती का, तीसरा LIC ऑफ इंडिया का था,
ठीक है। और फोर्थ जो केस था इसमें वो था, नहीं 3 ही केस है LIC ऑफ इंडिया, थर्ड केस वही था। तो हम पहला केस यहाँ पे देख लेते बेरुवारी यूनियन। प्रियम्बल से रिलेटेड केसेस है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1960 में बेरुवारी जो यूनियन था, बेरुवारी यूनियन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। वन ऑफ द कंट्रोवर्सीज, प्रियम्बल को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। कुछ लोगों का कहना था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, प्रियम्बल शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ इंडिया। कुछ बोलते थे कि नहीं, इट शुड बी द पार्ट ऑफ इंडिया। और कुछ लोगों का एक कंफ्यूजन था वेदर इट शुड बी द पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट। ये सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग ये कंट्रोवर्सी हुई थी। अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनती है तो प्रियम्बल में चेंज करना मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जाना पड़ेगा। याद रखो, स्पेशल मेजोरिटी, लोकसभा राज्यसभा। अगर ये प्रियम्बल अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट अगर नहीं बनता तो फिर इसकी यानी कि इसको कभी भी हटा जा सकता है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इट गेट्स लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस प्रियम्बल को, तो इसको इजीली हटा ही नहीं जा सकता। जो भी चीज इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उसको इजीली हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो बेरुवारी यूनियन में क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी। उन्होंने बोला प्रियम्बल ये दिखाता है कि जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज दस अ की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे हमारे जो घटनाकार थे, घटना बनाने वाले संविधानकार, उनके दिमाग में वही क्वेश्चन था, प्रियम्बल को लेकर क्या किया जाए। सो फर्दर, where the terms used in any article are ambiguous or capable of more than one meaning. So some assisted at interpretation may be taken from the objectives enshrined in the preamble. So despite this recognition of the significance of the preamble, Supreme Court ने specifically ये जजमेंट दिया कि preamble is not the part of the constitution. बेरुवारी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, preamble is not the part of the constitution. It means it can be removed from constitution any time when the government wants, ठीक है। तो सिर्फ याद रखना है सुप्रीम कोर्ट में किसमें क्या कहा था। बेरुवारी यूनियन कब का खटला है, कब का केस है, 60 का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इन्होंने बोला, यहाँ पे बोल दिया। उसके बाद अगेन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को थोड़ा रिव्यू किया 1973 में, जब केशवानंद भारती ने दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया था। उन्होंने लिटिगेशन डाली थी, ठीक है, केशवानंद भारती ने। सो केशवानंद भारती वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि पहला जो था, पहला अपना डिसीजन उन्होंने ये दिया कि प्रियम्बल ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और बाद में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट ने भी केशवानंद भारती केस में क्या बोला कि जो हमने पहला जजमेंट दिया था वो हम अभी उसको वापस ले रहे हैं, यानी कि वो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। अभी यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहेगी। ये किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, रिव्यू कर दिया उन्होंने अपने जजमेंट को। और रिव्यू कर सकता है, अगर मानो पहले कोई जजमेंट दे दी, अगर उसके उस जजमेंट के अगेंस्ट अगर कोई लिटिगेशन डालेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करता है। तो उनको अगर लगता है कि नहीं यार ये सही बोल रहा है, तो फिर बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करता है, अपना डिसीजन को रिव्यू कर देता है। इट ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि प्रियम्बल जो है इसको एक्सट्रीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको पढ़ा जाता है एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस इन द प्रियम्बल। हमारे आपके पूरे प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन का कोर दिया है, एक समरी दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसलिए उन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, और इट विल बी अमेंडेड, और उसको अमेंड किया जाएगा, ठीक है। और LIC ऑफ इंडिया केस जो था 1995, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, उन्होंने अगेन अपने जजमेंट को रिव्यू किया। उन्होंने बोला प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल अविभाज्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अनडिवाइडेड पार्ट है जो कभी भी सेपरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें, ये 3 केस इंपॉर्टेंट है। बेरुवारी 1960 सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती 1973
Supreme Court opined that preamble is the part of the constitution and it will be amended. और तीसरा LIC of India, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, preamble is an integral part of India, hence it cannot be divided from the constitution. Like any other part of the constitution, दुनिया में जितनी भी constitution है, जैसे like any other part of the constitution, the preamble was also enacted by the Constituent Assembly, but after the rest of the constitution was already enacted. ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तभी उसको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और रीजन इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का ये था to ensure that it was in conformity with the constitution as adopted by the Constituent Assembly while forwarding the preamble of the votes for votes. इसके ऊपर वोटिंग भी हुई थी, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन्होंने ये कहा था क्वेश्चन जो है प्रियम्बल को लेके वो स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहेगा, और उसके साथ साथ फिर उन्होंने बाद में इसको अडॉप्ट कर लिया। मीन्स उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे डिस्कशन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा। तो ये सारी चीजें हैं हमारी, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना इम्पोर्टेंट है। वन मोर चीज ऐसा है प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर, प्रियम्बल ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है, लेजिस्लेचर का भी नहीं है, और प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर का पावर के ऊपर कोई ये प्रोहिबिशन भी नहीं कर सकती है, याद रखना। जो लेजिस्लेचर है इंडिया का, जो कानून बनाता है, कानून बनाने वाली बॉडी, इसका सोर्स ऑफ पावर प्रियम्बल नहीं है, और लेजिस्लेचर के ऊपर कोई ये प्रोहिबिशन भी नहीं डाल सकती, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकती। सो इट इज नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल नहीं है, मीन्स इट कैनॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, ऑन दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, वही सेम। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रियम्बल कितने बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया है। अमेंड का मतलब होता है चेंज करना। प्रियम्बल में कितनी बार चेंज किया गया? ओनली वंस। अभी तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में अभी तक एक ही बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया है, और वो कब किया गया था? 1976 में। अभी हाँ, वेरी गुड, 1976 में किया गया, 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। और मैंने उस टाइम पे बोला था आपको कि ये सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स उसी टाइम पे प्रियम्बल में ऐड किए गए थे, जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो यहाँ पे प्रियम्बल खत्म। कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो पूछो, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल को लेके एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। लेट्स मूव अहेड, आगे जाते हैं और नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। सर कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर अमेंडमेंट्स हो सकते हैं क्या? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर अमेंडमेंट हो सकते हैं क्या? मतलब नहीं समझ में आया। मेजर अमेंडमेंट्स का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं ना। तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट हुई? 102 102 अमेंडमेंट अभी तक हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। 102, ये तो 42nd का क्या था? ये अमेंडमेंट भी किया गया था ना कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd जो अमेंडमेंट हुआ, सो 42nd, 44, ये सारे अमेंडमेंट्स है। 43, उसके बाद 62, 52, 61। जीएसटी को अभी जब लाया गया, जीएसटी एक्ट को, आपने उस टाइम पे अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। जीएसटी का तो कब का मैटर स्टार्ट था? 1985 से। उस टाइम पे राजीव गांधी का गवर्नमेंट था, लेकिन उस टाइम पे राजीव गांधी के डेथ के बाद फिर कांग्रेस में मेजोरिटी कम हो गई थी। तो बाकी जो रीजनल पार्टी जो थी वो फिर कांग्रेस को ज्वाइन हो गई, यानी कि कांग्रेस को कंप्लीट मेजोरिटी कभी मिली नहीं राजीव गांधी जी के बाद। तो फिर उनको कभी जीएसटी वो पास ही नहीं कर पाए थे। तो बीजेपी पावर में आई, बीजेपी ने पास कर दिया, लेकिन वो भी पास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन
राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं थी, बाद में मेजोरिटी हो गई ना, मेजोरिटी हुई नहीं थी, बाद में उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने कन्विंस कर लिया, राज्यों को कन्विंस कर लिया कि आपका जो लॉस होगा जीएसटी के कारण हम उसको पे कर देंगे 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये सारी, तो जीएसटी जो लाया गया तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही था। सर मतलब कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं ना जो अमेंडेबल नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव करना है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई भी इशू आता है चेंज करने का, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही किया जाएगा, ऑर्डिनरी अमेंडमेंट कभी नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? 368 ये आर्टिकल लागू होता है उसके लिए, इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। एक मिनट, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर किया आपको। 368 इसके अकॉर्डिंग उसको ये किया जाता है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद फिर आगे के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम जाते हैं। अगला है आपका साइलेंट फीचर। तीसरा मैं जब कल लेने वाला था इस चैप्टर को, परसों, आई कुडंट बिकॉज आई डिडंट हैव अ पीपीटी रेडी नहीं था मेरे पास, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स, अभी बहुत सारे फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कौन से फीचर है, कोई बताएगा? कौन से फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के? जैसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की, ये पहला फीचर बनता है। उसके बाद और कौन से? सर इट वाज मेड बाय कंपाइलिंग वेरियस। हाँ, कंपाइलेशन ऑफ वेरियस। हाँ, जैसे साइलेंट फीचर लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपना हो गया पहला, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ये भी फीचर है। उसके बाद अलग अलग सोर्सेस से लिया गया, यानी कि बहुत सारे प्रोविजन हमने अलग अलग देशों के कंट्री से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन लिया ना हमने। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके साथ साथ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस है। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी फीचर है। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, जुडिशियल सुप्रीमेसी, ये भी फीचर हो गया। आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है? आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा फीचर नहीं है या कौन सा है? तो आपको ये बहुत सारे वो 5-6 दे देंगे ऑप्शन में, तो आपको डिसाइड करना है कौन सा, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के। देन वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज, हमने देखा। सेक्युलर स्टेट, ये भी फीचर है। सेक्युलरिज्म तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सेक्युलर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आपको रिपीटेशन में आ जाएगा। यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइज है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिपेंडेंट जैसे बॉडीज हमने देख लिया, इंडिपेंडेंट बॉडीज है, इमरजेंसी प्रोविजन है। तो 3 टियर गवर्नमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, बहुत सारे फीचर्स है, 17 टाइप की फीचर्स है। टोटल नॉट इम्पोर्टेंट, थोड़े थोड़े जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को भी एंड कर देंगे। जब से अभी तक हम आर्टिकल से स्टार्ट हुए नहीं है, ठीक है। आर्टिकल जब मैं स्टार्ट करूंगा तब तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसमें सीखने को मिलेगी।
पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका यहाँ पे है थर्ड चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक यूनिक, अपने आप में एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कंटेंट और स्पिरिट एक यूनिक है, यानी कि हमने अगर किसी से अगर प्रोविजन ली हुई है तो हमने उसको हमारे हिसाब से उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। ऐसा नहीं कि वैसे के वैसे उठा लिया और ऐड कर दिया कुछ, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक बोला जाता है। अगर हमने इमरजेंसी अगर जर्मनी से लिया है, फंडामेंटल राइट्स अगर हमने अमेरिका से लिया है, तो क्या हमने अमेरिका की फंडामेंटल राइट्स को ऐड कर देगा कॉन्स्टिट्यूशन में? वो अपने हिसाब से हमने बनाया, उसको ऐड किए, ठीक है। तो कंटेंट और स्पिरिट एक यूनिक है, जो borrowed from almost every constitution of the world. The Constitution of India has several salient features. बहुत सारे फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग। इट शुड बी नोटेड एट द आउटसेट, शुरू में हम थोड़ा जान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 1949 के अकॉर्डिंग, देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये वाला 1949, उसके बाद ये बाद में इम्प्लीमेंट किया गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैव अंडरगॉन अ सब्सटेंशियल चेंज, बहुत सारे चेंज उसके किए गए थे, जैसे 7th, 42nd, 43rd, 44th, 73rd, 74th, 97, 101, ये सारी अमेंडमेंट्स है, ठीक है। तो ये सारी अमेंडमेंट्स है। सो इनफैक्ट 42nd जो अमेंडमेंट है ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को बोला जाता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो 102 प्लस अमेंडमेंट्स की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? 42nd का हुआ था। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। 1975 में उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, और उसके अंडर उन्होंने बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियां उड़ा दी थी इंदिरा गांधी ने, ठीक है। बहुत सारा वायलेशन हुआ था, इसलिए फिर बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए 76 में, और इसी को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत प्रोविजन को ऐड किया गया, बहुत कुछ प्रोविजन को निकाल दिया गया ड्यू टू इम्पोर्टेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस। सबसे लार्ज चेंजेस इसमें किए गए अभी तक की। सो केशवानंद भारती केस था 73 का सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? क्या डिसीजन दिया था? is a part of the constitution. हाँ, प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द, और एक डिसीजन दिया था, क्या था वो? एनीवन? अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करने, कोई चेंजेस करने हैं, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर नहीं करना होगा, बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए बिना आपको चेंजेस करने हैं। तो ये देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया था, जजमेंट दी थी केशवानंद भारती केस में 73 में। पार्लियामेंट की जो पावर है लॉ बनाने की, अंडर आर्टिकल अमेंडमेंट करने की, अंडर आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट की जाती है, बराबर। तो अमेंडमेंट कौन करता है, किसकी राइट है अमेंडमेंट करना? किसका राइट है? पार्लियामेंट का है, राज्यों का नहीं है, पार्लियामेंट का है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि डज नॉट इनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो अभी बताया नहीं, ना इवन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बताया, ना अभी तक क्लियर है। लेकिन जनरली फंडामेंटल राइट डीपीएसपी इसको बेसिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फ्रेम है, जो फाउंडेशन है, पाया है, स्ट्रक्चर, इसको आप टच नहीं करेंगे। उसके अंदर आपको जो चेंजेस करना है वो करिए। जैसे मैंने आपको एक घर का एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, इफ यू रिमेम्बर। घर के अंदर जितने चेंजेस करने उतने करिए, घर आपका है। लेकिन फाउंडेशन जो है, इसमें अगर चेंज करोगे तो वो पूरा घर गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए ये किस में बोला गया था? केशवानंद भारती, याद रखना, इंपॉर्टेंट केस है। लास्ट ईयर केशवानंद भारती जी की डेथ हुई थी, लास्ट ईयर उनका डेथ हुआ। अगर ये प्रोविजन ऐड नहीं करते ना, तो अब तक कॉन्स्टिट्यूशन के जो ओरिजिनल फीचर्स है, ये पॉलिटिकल पार्टी तो उड़ा देती कब की। फंडामेंटल राइट्स तो आधे कम कर डालते हैं लोग, आधे। और अब तक तो कुछ बचते ही नहीं फंडामेंटल राइट्स, पूरा हुक्म हो जाता। अगर ये केस अगर नहीं आता तो दिस इज वेरी लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का,
सबसे इम्पोर्टेंट। और केशवानंद भारती जी के जो ये उन्होंने जो लिटिगेशन डाला था केशवानंद भारती केस, इसी कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तो बचा है यानी प्रोविजन। अदरवाइज कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, धज्जियां उड़ा देता कॉन्स्टिट्यूशन की। बीजेपी तो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए बैठी है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी क्या कम नहीं थी, सारे वही सेम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक, तो हमने ये डिस्कस किया। अगले इसमें जाते हैं यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है इसलिए थोड़ी गवर्नमेंट कंट्रोल में रहता है, अदरवाइज कुछ भी कानून, कुछ भी लॉ लगा के सिटीजन्स को अंडर कंट्रोल में ला सकते लोग। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स क्या है अभी वन बाय वन हम देख लेते हैं। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ी लिखित संविधान इंडिया का है वर्ल्ड में। इतना बड़ा संविधान किसी का नहीं है। लेंथिएस्ट कैसे, क्या कारण है लेंथिएस्ट का? जितने आर्टिकल्स, जितने शेड्यूल्स और जितने पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उसने उतने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है दुनिया की। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन और अनरिटन, ये दो चीजों में क्लासिफाई किया जाता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जांपल क्या है? अमेरिका। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन है। और ब्रिटेन का क्या है? अनरिटन है। ठीक है। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का भी रिटन ही है अमेरिका जैसा। क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई बताएगा? रिटन और अनरिटन में क्या फर्क होता है? लिखित और लिखित, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, रिटन, अनरिटन। रिटन का मतलब ये होता है, अगर आप अमेरिका में गए और उनके किसी आपको अमेरिकन फ्रेंड को अगर आपने बोला भाई दिखाओ तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, तो एक किताब आपके हाथ में देगा और बोलेगा दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई अमेरिकन इंडिया में आएगा और बोलेगा दिखाओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम उनको दिखाएंगे दिस आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लो पढ़ो एम लक्ष्मीकांत, लो पढ़ो डी वासु। ठीक है तो ये सारी चीजें, इसको हम बोलते हैं रिटर्न, यानी कि सारी चीजें एक जगह पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। all laws, all acts and all provisions are the one place, not discarded, यानी कि वो अलग अलग ऐसे स्प्रेड नहीं है। ठीक है। इफ यू गो टू ब्रिटेन और वहां अगर उसके कोई आपको ब्रिटेन के फ्रेंड के अगर बोलोगे भाई शो मी योर कॉन्स्टिट्यूशन, ही विल टेक यू टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में लेके जाएगा, बड़ो भाई हमारे बहुत सारे बुक्स किताबें पढ़ेगी आप, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रोविजन है हमारे, यानी कि अलग अलग किताब है। ठीक है। तो एक जगह पे नहीं है सारी चीजें, तो उसको हम अनरिटन बोला जाता है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस द वर्ल्ड। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट्स। और इसका रीजन है 395 आर्टिकल्स। हमारा ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1949 का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये बनाया गया था उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे। प्रेजेंटली आज तो बहुत ज्यादा है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स, ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, कनाडा देख लो, चाइना का देख लो, बहुत कम आपको प्रोविजंस वहां पे मिलेंगे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 आर्टिकल्स है, खत्म। चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में 48 है, न्यूजीलैंड में 28 आर्टिकल्स। तो ये इतने, जापान में 28 है। सो प्रेजेंट 2019 में अब तक अगर आपने 2019 का ये एडिशन, लेटेस्ट एडिशन याद रखना, लेटेस्ट एडिशन है मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। 2019 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स बन चुके हैं, 470। 395 ओरिजिनल, अभी चेंजेस किए गए। 25 पार्ट्स में डिवाइड है, 12 शेड्यूल्स है, पहले 8 थे, ये 22 थे। सो वेरियस अमेंडमेंट, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, और अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स ऐड किए गए, पार्ट्स ऐड किए गए, शेड्यूल्स ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। तो बहुत सारी प्रोविजन को डिलीट भी किया गया, जैसे 1951 अगर आपने देखा, वेरियस अमेंडमेंट्स कैरिड आउट सिंस 1951 हैव डिलीटेड 20 आर्टिकल्स। 1951 में जो अमेंडमेंट किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट, उसमें 20 आर्टिकल्स को डिलीट उड़ा दिया था कॉन्स्टिट्यूशन से, जो यूजफुल नहीं थे, और एक पार्ट को भी हटा दिया था। कौन सा? 7 नंबर का पार्ट। और इसके बदले 95 आर्टिकल्स ऐड किए गए थे।
और ये जो पार्ट थे 4 पार्ट्स ऐड किए गए थे, एक निकाला 4 ऐड किए, 20 आर्टिकल्स निकाले 95 ऐड कर दिए। तो पार्ट एक ये जो पार्ट्स है 11A, उसके बाद ये 6A, 11B और ये वाला। सो शेड्यूल्स थे कितने 9, 10, 11, 12 कर दिए। तो दुनिया के कोई भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतने पार्ट्स, इतने शेड्यूल्स। कोई होगा तो बता दो, ठीक है। चलो, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सच अ ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशन? उसके 4 रीजंस हैं। पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर का मतलब इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटी है, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं इंडिया में। सो ज्योग्राफिकल फैक्टर है डाइवर्सिटी, ट्राइब्स है, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, उस अकॉर्डिंग। सो वास्टनेस कंट्री का, बहुत बड़ा कंट्री है, और उस डाइवर्सिटी, ये उसका पहला रीजन है, इसलिए वो बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए इतनी सारी प्रोविजन, हर एक चीज, हर एक कैटेगरी, हर एक धर्म, हर एक वर्ग के लिए, हर एक सेक्शन के लिए हमने प्रोविजन बनाई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन को। जैसे गवर्नमेंट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगर आपको पूछा गया सबसे ज्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा जो प्रोविजंस ली गई है वो कौन से एक्ट से ली गई है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, ये एक्ट याद रखना। इसलिए हिस्टोरिकल फैक्टर बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। इस एक्ट में सबसे ज्यादा आर्टिकल्स थे, मैंने आपको बताया था, नियर अबाउट 308 आर्टिकल्स थे जब ये एक्ट बनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा। तो इसलिए ये एक्ट बहुत बल्कि था, बहुत बड़ा था, और इसी के सारे मोर देन हाफ प्रोविजंस हमने इसी एक्ट से लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा फैक्टर क्या है बड़े कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स। राज्य और केंद्र के लिए एक ही हमारा संविधान है, अलग अलग नहीं है। अमेरिका में हर राज्य का अलग है और उनका अलग है सेंटर का। और सबसे इम्पोर्टेंट 4 नंबर का जो है, देखो ये जो इन्होंने 4 नंबर का फीचर ऐड किया ना, 3 नंबर का, ये आपको पुरानी एडिशंस में नहीं मिलेगा। ये इसमें ऐड किया है इन्होंने 19 में। पहले 3 ही थे, बी एंड डी, इसको सी करते थे। लीगल ल्यूमिनरीज और इन द जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो एक्सपर्ट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनका डोमिनेंस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं है, बल्कि डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी है। सो इसीलिए कुछ मैटर्स which in other modern democratic countries have been left to the ordinary legislation or established political conventions have also been included in the constitutional document itself in India. तो ये सारी चीजें यहाँ पे 2 नंबर drawn from various sources, अलग अलग प्रोविजन अलग अलग हमने कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। जैसे मैंने आपको कहा था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, इन्होंने 60 अलग अलग कंट्रीज का स्टडी किया था, रिसर्च किया था। तो जो कंट्री से हमें कोई चीज अच्छी लगेगी उन्होंने इसको उठाया, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने प्राउडली ऐसे कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जितनी भी फेमस बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सारी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस का हमने रिसर्च बेस्ड स्टडी किया था। रैंसैकिंग का मतलब होता है रिसर्च करना, छानबीन करना, मीन्स रिसर्च कर। रिसर्च जब कोई करता है तो क्या करता है, किसी मुद्दे में एकदम अंदर तक घुस जाता है और उसको पूरा बाहर निकालता है, ठीक है। तो वही सिमिलरली, तो रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, रिसर्च बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। 1935 के एक्ट से हमने बहुत सारी चीजें ली है, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत सारी प्रोविजन हमने इसी एक्ट से ली है और इसी एक्ट पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। दूसरी चीज, स्ट्रक्चरल पार्ट हमने कहाँ से लिया था? देखो 3 पार्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, एक स्ट्रक्चरल, फिलोसॉफिकल और एक पॉलिटिकल। स्ट्रक्चरल पार्ट हमने कहाँ से लिया था? टू लार्ज एक्सटेंट डिराइव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है हमने कहाँ से लिया? 1935 के एक्ट से लिया। और जो फिलोसॉफिकल जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से लिया? ये हमने लिया था, जैसे इसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं, ये फिलोसॉफिकल पार्ट है। ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्ट हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्ट में क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट और रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये इसमें आता है पॉलिटिकल पार्ट। तो एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो अलग अलग स्ट्रक्चरल पार्ट, दूसरा फिलोसॉफिकल पार्ट और तीसरा पॉलिटिकल। सो कुछ प्रोविजंस हमने अलग अलग कंट्री से लिए है, जैसे हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया था? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, उसके बाद हमने फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, सो ऑन। अमेंडमेंट प्रोविजन हमने साउथ अफ्रीका से ली थी, संविधान दुरुस्ती, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने ट्रेड लिया था, ट्रेड एंड उसको रन करना। जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजन ली है। यूएसएसआर फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली है, और उसके साथ साथ जस्टिस, ये कौन सा हमने यही से लिया था? फ्रांस, फ्रांस रिवॉल्यूशन से हमने लिया था, क्या लिया था हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से? लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, राइट। तो ये सारी चीजें हमने अलग अलग कंट्री से ली है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो होते हैं ना इंडिया में, वो हमने कनाडा से ली है। राष्ट्रपति का ऑफिस हमने अमेरिका से लिया था, वो हमारा पॉलिटिकल, सॉरी, हमारा फिलोसॉफिकल पार्ट था, वो दैट इज डिफरेंट। सो इलेक्शन जो प्रोसेस है राष्ट्रपति का, वो हमने कनाडा से लिया। मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस जो है और मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नेंस, इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये हमने इसी एक्ट से लिए, ठीक है। क्या क्या लिया हमने इससे? फेडरल स्कीम ली है, न्यायालय लिया है, जुडिशरी, न्यायमंडल, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमिश्नर्स, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीजें हमने इसी एक्ट से ली है। और इससे भी ज्यादा, मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजन जो है द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की आधे से ज्यादा जो प्रोविजन है वो आइडेंटिकल टू और बियर टू क्लोज रिजेंबल्स टू द 1935 एक्ट, वही सेम। तीसरा फीचर क्या है? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। दोनों का क्या है? मिश्रण है, मिक्सचर है। जैसे लेट मी टेल यू, कॉन्स्टिट्यूशंस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है? रिजिड है, यानी कि उसमें चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, रिजिड है। यूएसए फ्लेक्सिबल कौन है? ब्रिटेन, इसमें चेंज करना बहुत आसान है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना आसान भी है और डिफिकल्ट भी है, ठीक है। तो इसीलिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें स्पेशल प्रोसीजर होती है उसको चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट की। जैसे एग्जांपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल में क्या होता है? ऑर्डिनरी लॉ पास करके भी उसको अमेंड कर सकते हैं, सामान्य कानून को पास करके, ठीक है। एग्जाम्पल ब्रिटेन है। इंडिया में ऐसा नहीं है, कुछ चीजें हम ऑर्डिनरी लॉ से पास कर देते हैं इंडिया में, और कुछ चीजों के लिए स्पेशल प्रोसीजर लगती है, ठीक है। इसीलिए हम रिजिड भी नहीं है और फ्लेक्सिबल भी नहीं है, दोनों का क्या है? मिश्रण है। तो 368 आर्टिकल इसलिए हमने ऐड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये दो टाइप की अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है, दो टाइप की। 368 में दो टाइप की अमेंडमेंट है। ये एक है कुछ प्रोविजन जो है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा की जाती है। अगर मानो कोई हमें चेंज करना है तो स्पेशल मेजोरिटी लगती है, बराबर। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, स्पेशल मेजोरिटी दोनों की, इसकी भी और इसकी भी लगेगी। स्पेशल मेजोरिटी अगर नहीं है तो फिर वो पास नहीं होता बिल, ठीक है। तो 2/3 मेजोरिटी जो होती है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, मान लो 545 स्ट्रेंथ है लोकसभा का, उसका 2/3 कर लो आप, तो 2/3 उसका मेजोरिटी होगा।
उसका 2/3 करो, या फिर जो प्रेजेंट है फिलहाल लोकसभा के सेशन में, तो उसका 2/3 करो, जो प्रेजेंट में वोटिंग है उसका भी 2/3 आप कर सकते हो। उसका 2/3 अगर किया, मानो 545 में से 400 मेंबर्स सेशन में प्रेजेंट है लोकसभा के, तो उसका 2/3 मेजोरिटी जो होगा दैट विल बी द फाइनल, तो वो उसको लगेगा स्पेशल मेजोरिटी, उसको बोला जाता है। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। तो ये पहला प्रोविजन है, 368 इसको लागू होगा। दूसरा, ये स्पेशल प्रोविजन की बात कर रहा हूँ मैं, 368 आर्टिकल की। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, some other provisions can be amended by a special majority, the parliament, or with the ratification by half of the total states। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि कुछ जो प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो लोकसभा राज्यसभा की स्पेशल मेजोरिटी भी उसको लगेगी, और उसके साथ साथ जो हमारे इंडिया के जो राज्य है, मानो हमारे स्टेट्स कितने हैं 28, उसमें से आधे जो राज्य है उनकी भी परमिशन लगेगी। लोकसभा राज्यसभा इनकी स्पेशल मेजोरिटी, और उसके साथ साथ परमिशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, इनका रेटिफिकेशन लगेगा। तो ये दूसरा चीज है, ये भी 368 के अंडर आता है। ओके, और एक चीज आती है ऑर्डिनरी लॉज की, जैसे मानो किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य का बाउंड्री बदलना है, एक राज्य से दूसरा राज्य बनाना है, तो वो ऑर्डिनरी लॉ से कर सकता है पार्लियामेंट, वहां पे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, तो वो 368 के अंडर नहीं आता, वो भी अमेंडमेंट ही है लेकिन 368 के अंडर नहीं आता। ठीक है, तो इसके अंडर फिर ये दो ही आते हैं, याद रखना, 1 and 2। समझ में आया पॉइंट? क्लियर? यस। और हमने यहाँ पे देखा कि इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जीएसटी सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। जीएसटी जब बिल पास किया गया था, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में रिजेक्ट हो गया। जब दोनों में पास हुआ तो बाकी राज्यों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये रैटिफिकेशन के लिए राज्यों के पास कोई बिल कब जाएगा? जब पार्लियामेंट ऐसा कुछ एक्ट ला रहा है, उसका इम्पैक्ट, उसका परिणाम राज्य के ऊपर होने वाला है, राज्य के ऊपर भी उसका परिणाम होने वाला है। ऐसा अगर कानून, ऐसा अगर एक्ट पार्लियामेंट अगर लागू करने वाला है, तो उसके लिए ये प्रोविजन लागू होता है, बी वाला। तब रैटिफिकेशन मांगी जाती है आधे राज्यों की, उनकी परमिशन लगती है उसके लिए। ठीक है, और पूरे देश में अगर कोई कानून लागू किया जाएगा, उसका जो इफेक्ट है वो पूरे देश पे होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेंटर पे अलग और केंद्र पे, राज्यों पे अलग, ऐसा नहीं। तो उसके लिए ये प्रोविजन होता है, ये पूरे पार्लियामेंट के द्वारा पूरे इंडिया में ये लागू होता है। तो ये जीएसटी का बेस्ट एग्जाम्पल। जीएसटी के लिए आधे राज्यों की जरूरत, यानी कि परमिशन लेनी पड़ी थी। वाई? बिकॉज राज्यों के इनकम पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला था। ठीक है, चलो, एट द सेम टाइम सम प्रोविजंस ऑफ द, हाँ बोलिए सर, फार्म लॉज को किससे पास हुआ था, ए से या बी से? फार्म लॉ जो पास किया गया वो ए से पास किया गया, तो बी से नहीं पास किया। उसको राज्यों की परमिशन थोड़ी ना मिली थी, वो तो पार्लियामेंट ने पास कर दिया ना उसको। इनका मेजोरिटी हो गया बीजेपी का राज्यसभा में, और लोकसभा में मेजोरिटी है इनका, इन्होंने पास कर दिया इसको। ठीक है, जीएसटी का हुआ था वैसा। जीएसटी का जो है फार्म लॉ तो पूरे इंडिया के लिए उन्होंने लागू किया ना, तो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो पूरे इंडिया पे ही रहेगा। पर्टिकुलर सेंट्रलाइज एक्ट है ना वो, ये भी सेंट्रलाइज ही होता है, लेकिन ये सीधा राज्यों के ऊपर, इनकम के ऊपर उनका इफेक्ट हुआ। तो इसलिए केंद्र ने इनको ये दिया था, एश्योरेंस दिया था राज्यों को, 5 साल के लिए आपका जो भी लॉस होगा हम उसको पे कर देंगे। ठीक है, यस। so at the same time some provisions of the constitution can be amended by simple majority। अभी फार्म एक्ट जो है ना, ये भी इन्होंने थोड़ा राज्यों से परमिशन लेनी चाहिए थी केंद्र ने, इन्होंने लिया नहीं, इन्होंने वो एक्ट डायरेक्टली पास कर दिया, इसलिए तो आंदोलन हो गया ना। बाकी राज्य तो नहीं कर रहे उसमें, के पंजाब और ये कर रहे हैं, यूपी, पंजाब और पंजाब ही ज्यादा कर रहे हैं उसमें, ज्यादा फार्मिंग उधर ही की जाती है ना। तो एट द सेम टाइम some provisions of the constitution can be amended by simple majority of the parliament। जैसे मैंने आपको बोला था, ऑर्डिनरी लॉ से भी कुछ प्रोविजंस पास की जाती है, तो वो 368 के अंडर नहीं आता है। 4 नंबर का फीचर है फेडरल प्रोविजंस।
विथ यूनिटरी बायस। इसका मतलब ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करता है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स। इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन के जो सामान्य जो फीचर्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे एग्जांपल, दो गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी रहेगी यहाँ पे, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म। These are some of the features of फेडरलिज्म। जैसे दो गवर्नमेंट किसको बोल रहा हूँ मैं? सेंटर और स्टेट को बोल रहा हूँ। सेंटर का अलग, स्टेट का अलग। डिवीजन ऑफ पावर किस में आएगा? सेंटर का अलग पावर और स्टेट्स का अलग पावर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन केंद्र और राज्य दोनों का सेम रहेगा, लेकिन अमेरिकन जैसा फेडरलिज्म हमारा नहीं है, वो अलग है अमेरिका। सो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें contains a large number of unitary or non-federal features। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेलो में सर, फेडरल, हाँ बोलिए। बायकॅमेरलिझम म्हणजे काय? बायकॅमरलिझमचा अर्थ होतो दोन हाऊसेस, दोन सभागृह। वन इज लोकसभा एंड सेकंड इज राज्यसभा। ये कहाँ पे? सेंटर में, बराबर। कुछ राज्यों में भी है ना विधानसभा और विधान परिषद, जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा में विधान परिषद, उसको बायकॅमरलिझम बोलते हैं। ठीक है, बायकैमरलिज्म का मीनिंग होता है टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और टू हाउसेस ऑफ द असेंबली। सो मोरेओवर, तो यहाँ पे उन्होंने ये बोल रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनाइटरी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे फाइनली यूनाइटरी होता है। फेडरलिज्म ऐसा वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली यूज नहीं किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज किया गया है यूनिटरी, यूनाइटरी, यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ओके, सो यूनाइटरी और नॉन फेडरेशन फीचर्स विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, सिंगल सिटीजनशिप रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आएगा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज है इसमें। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवा, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सारी चीजें इसमें आती है, यूनाइटरी में आती है। जिसको यूनाइटरी क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। मोरेओवर, द टर्म फेडरेशन जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 1 में आपको पढ़ा होगा। तो आर्टिकल 1 में ये बोला गया है कि ये इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट ऐसा डिसाइड, ऐसा डिस्क्राइब करता है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में दिया गया है यूनियन ऑफ इंडिया, नॉट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और यूनियन ऑफ इंडिया का, यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो मीनिंग होता है, दो मीनिंग होते हैं। वन, इंडियन फेडरेशन होता है, वो रिजल्ट नहीं है एक एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स, एंड दूसरा, नो स्टेट हैज द राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। ये मैं आपको थोड़ा सविस्तर बताता हूँ। देखो, यूनियन ऑफ स्टेट्स के दो मीनिंग बताए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरेशन यूज इसलिए नहीं किया बिकॉज यूनियन ऑफ स्टेट्स में उन्होंने दो मीनिंग लगा दी। पहला मीनिंग है कि इंडियन फेडरेशन जो है वो एग्रीमेंट से नहीं बना है। ठीक है, जैसे अमेरिका का जो फेडरेशन है ना वो एग्रीमेंट से बना है, उनके राज्य एग्रीमेंट से एक हुए। तो इंडिया का वैसा नहीं है। इंडिया के जो स्टेट्स है वो यूनियन है, उनको जोड़ा गया है, उनको यूनियन में कनेक्ट किया गया है। इसका मतलब ये है, दूसरा मीनिंग इसका ये बताता है कि किसी भी राज्य को, यूनियन होने के कारण किसी भी राज्य को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है, वो अलग नहीं बन सकता। जम्मू कश्मीर अलग कंट्रीहुड मांग रहा था, डिमांड कर रहा था, लेकिन नहीं दिया उसको। फाइनली 370 हटा दिया बस गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो अलग राज्य नहीं बन सकता, अलग कंट्री नहीं बन सकता, राज्य यानी अलग नहीं हो सकता कंट्री से। तो ये सारी चीजें, ये दो चीजें इसमें आती है। अमेरिका में वैसा नहीं। उसके बाद इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अलग अलग फेडरल प्रोविजन डिस्क्राइब की गई है। कोई न्यू स्टूडेंट है क्या आज के क्लास में जो फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहा है? काली लिवनिक्स एक्ट कौन है? नया स्टूडेंट है क्या? Any new student in the today's class? बाकी तो पुराने हैं, डायना हो गया, मयूर, प्रियंका,
स्वाति रितिका, नाम भी पूरा नहीं है, उसके बाद श्रुति है ओल्ड, फाइन। सो यहाँ पे बोला गया है कि वेरियस डिस्क्राइब फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, फेडरल नहीं है, दो हम फेडरल को ही फॉलो करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। तो ऑस्टिन, ग्रैमी ऑस्टिन ने भी बोला था कि फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बाय आइवर जेनिंग एंड सो ऑन। आइवर जेनिंग ने ये बोला था कि इंडिया का जो फेडरेशन है वो सेंट्रलाइज्ड है, मींस अगर इमरजेंसी लागू की गई इंडिया में, नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, तो इंडिया का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा? सेंट्रल के हाथ में जाएगा। जब राज्य में अगर प्रेसिडेंट रूल लागू अगर किया गया, उस राज्य पे कौन रूल करेगा? सेंटर करेगा, गवर्नर के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये यूनिटरी हो गया ना, ये थोड़ी ना फेडरेशन। फेडरेशन पूरा अलग ही हो गया। सो नंबर 5, 5 नंबर का थोड़ा हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लेते हैं। 5 नंबर में ये बोला गया, 5 नंबर में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, अमेरिका से नहीं। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है गवर्नमेंट का, ठीक है। वर्ल्ड में 2 टाइप का गवर्नमेंट होता है, एक प्रेसिडेंशियल और दूसरा पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री में कौन होता है? पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर होता है और प्रेसिडेंट नॉमिनल होता है और प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है गवर्नमेंट का। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज द रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट्स, जैसे अमेरिका, जो बाइडेन, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, इन दोनों में जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होता है, इसके प्रिंसिपल पे पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस होता है। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? लेजिस्लेचर जो होता है हमारा, जो कानून बनाने वाली बॉडी है, और कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, इनमें कोऑपरेशन होता है और कोऑर्डिनेशन होता है एक प्रकार का। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेस होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन 2 ऑर्गन्स, जैसे अमेरिका, 2 ऑर्गन्स यानी 2 अलग अलग वहां पे पावर है, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर, कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। उनका कोई कोऑपरेशन नहीं होता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में। सो उनके लॉ वही खुद बनाते हैं, वही खुद इम्प्लीमेंट करते हैं। मानो कैलिफोर्निया अमेरिका का एक राज्य है, तो कैलिफोर्निया का गवर्नर, वहां पे राज्यों में गवर्नर होता है, और उनका कंट्री का कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, जो बाइडेन। ये जो कैलिफोर्निया का जो प्रेसिडेंट है, ये बेसिकली क्या करेगा? ये जो लॉ बनाएगा, बिकॉज इसको अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। अमेरिका में हर एक राज्य का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अलग अलग सिटीजनशिप है। तो ये जो कानून बनाएगा, ये अपने हिसाब से बनाएगा और लागू कर देगा। तो देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव। तो यही लॉ बनाएगा, यही इंप्लीमेंट कर देगा उसको, ठीक है। तो इंडिया में कैसा होता है? अगर कोई लॉ मानो बनाया स्टेट ने, अगर उसको रिव्यू करना है, केंद्र क्या करेगा? प्रेसिडेंट के द्वारा उसको रिव्यू कर लेगा, ठीक है, और उसको फिर लॉ उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो एक कोऑपरेशन होता है दोनों के बीच। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज आल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। वेस्टमिनिस्टर का मतलब क्या होता है? वेस्टमिनिस्टर मॉडल का मतलब ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वेस्टमिनिस्टर नाम का एक प्लेस है, वहाँ पे उसका उनका पार्लियामेंट वहीं पे बसा है, ठीक है, वही पॉकेट है, इसलिए हम उसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। हमारे मॉडल जो रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एस्टैब्लिशेस पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट आल्सो इन द स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री सिस्टम को एस्टैब्लिश करता है, ठीक है, सेंटर पे नहीं तो स्टेट में भी एस्टैब्लिश करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो क्या डिफरेंस होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे राज्य में भी होता है ना, मुख्यमंत्री होता है, सीएम, उसके बाद गवर्नर, ये नॉमिनल होता है और ये रियल हेड होता है। तो सेंटर में क्या होता है? पीएम होता है और प्रेसिडेंट होता है। ये रियल हेड होता है गवर्नमेंट का और ये नॉमिनल होता है। तो यहाँ पे दिए आपको फीचर्स दिए पार्लियामेंट्री। देखो पूरे एम लक्ष्मीकांत की किताब है कि एक भी पॉइंट यहाँ से मिस नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिया यहाँ। तो these are the features of the parliamentary government in India.
पहला फीचर इसका क्या है, प्रीएम्बल ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, सॉरी प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। जैसे प्रेसिडेंट जो होता है ये नॉमिनल होता है, नाम के लिए होता है नॉमिनल, और पीएम रियल होता है। रियल क्यों होता है, ये लोगों के द्वारा डायरेक्टली लेके आता है ना, हमारी इनडायरेक्ट हुआ है। सो लोगों की चॉइस होती है, पीएम तो लोगों की चॉइस है, मोदी लोगों की चॉइस है, रामनाथ मोदी थोड़ी ना, सॉरी रामनाथ कोविंद जो है वो लोगों की चॉइस नहीं है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की चॉइस है वो, ठीक है। तो इसलिए इसको रियल बोला जाता है। मेजोरिटी पार्टी रूल होता है, जिस पार्टी की मेजोरिटी वही शासन करेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एग्जीक्यूटिव की होती है टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होती है, एग्जीक्यूटिव की और लेजिस्लेचर की। अगर लेजिस्लेचर कोई कानून बनाएगा उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा। कलेक्टिवली काम करेंगे दोनों की। तो लॉ बनाने में भी ये शामिल होते हैं। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर होता है कानून बनाने वाला जो बॉडी है, उसमें मिनिस्टर्स को मेंबरशिप दी जाती है। चीफ मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर है इनके हाथ में लीडरशिप होती है। रिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, जैसे लोकसभा जो होता है या फिर विधानसभा, मुख्यमंत्री का विधानसभा होता है और पीएम का लोकसभा होता है, इनको डिजोल्व किया जाता है। डिजोल्व यानी 5 साल खत्म होने के बाद ये दोबारा वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, मतलब ये विसर्जित हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। These are the features. So even though the Indian parliamentary system ये ब्रिटिश पैटर्न पे बेस्ड है, देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है, ठीक है। हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है किस पे बेस्ड है, ब्रिटिश पैटर्न पे, लेकिन कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस है दोनों में। जैसे एग्जांपल, इंडियन पार्लियामेंट जो है वो एक सॉवरेन बॉडी नहीं है जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ठीक है। जैसे कि इंडियन स्टेट को एक इलेक्टेड हेड होता है, रिपब्लिक जैसे ब्रिटेन को क्या होता है, मोनार्की यानी हेरिडिटरी होता है। इंडियन स्टेट का हेड कैसा होता है, रिपब्लिक होता है, कोई भी बन सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहाँ का क्वीन या राजा बनेगा। तो ये तरह बेसिक फीचर्स है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो इंडिया में और ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो रोल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, प्रेसिडेंट का नहीं। और वो होता है पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक टू कॉल इट अ प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। जैसे रामनाथ कोविंद गवर्नमेंट थोड़ी ना बोलते हैं, मोदी गवर्नमेंट बोला जाता है इंडिया, ठीक है। तो 6 नंबर का फीचर हम अगले क्लास में लेंगे। तो कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो पूछिए। 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट में आप यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। So my question is not related to syllabus, but actually it is related to you. So I just wanted to ask that, did you went for UPSC or MPSC exams? हाँ एक्चुअली मैं यूपीएससी का ही एक्चुअल तैयारी कर रहा हूँ। पहले से मैंने यूपीएससी से स्टार्ट किया था, तो अभी तक मेरा यूपीएससी मेंस तक मैं गया हूँ। लास्ट टाइम जो था मेरा 2017 में 17 में मेरा इंटरव्यू तक में गया था। 18 में मेरा अटेम्प्ट मेंस तक गया, 19 में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया था, तो 20 में मैंने गैप लिया था बिकॉज ऑफ कम अटेम्प्ट कम थे। तो अभी 21 का अटेम्प्ट मैं दूंगा 21 का। Okay, sir. So anyone? Yeah. और मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी का वो पॉलिटिकल साइंस ही है, PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और एनीवन एल्स? पॉलिटिकल साइंस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका वो 500 मार्क्स के लिए आपको आता है, ठीक है। तो अगर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ऑप्शन की भी तैयारी साथ साथ करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वहाँ पे आपको पॉलिटिकल थिंकर्स है, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स है, प्लेटो, एरिस्टोटल, बहुत सारे हैं। फॉरेन थिंकर्स एंड इंडियन थिंकर्स दोनों भी आते हैं। इंडियन थिंकर्स में महात्मा गांधी वगैरह है, और भी बहुत सारे, चाणक्य है। और एनीवन? सर एमपीएससी कंबाइंड के लिए हाँ लक्ष्मीकांत वुड बी इनफ और स्टेट बोर्ड का भी बुक्स पढ़ना पड़ेगा? नहीं, स्टेट बोर्ड पढ़ो ही मत पॉलिटी के लिए, ओनली लक्ष्मीकांत। ज्योग्राफी के लिए स्टेट बोर्ड पढ़ो, हिस्ट्री के लिए स्टेट बोर्ड पढ़ो, स्टेट बोर्ड वाला, और साइंस के लिए, इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए आप पढ़िए। और इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स तो 9 से स्टार्ट होता है, 9 और 9, 10, 11। सर एनसीईआरटी पॉलिटी
नॉट इम्पॉर्टंट. अगर राज्यसेवा करतात तर दॅट इज इम्पॉर्टंट. काही गरज नाहीये. लक्ष्मीकांत मोर दॅन कंबाईनसाठी लक्ष्मीकांत सफिशियंटच आहे. जर तुम्ही राज्यसेवा करतायत तर मग एनसीईआरटी तुमची इच्छा असेल तर वाचा, अदरवाईज काही कंपल्सरी नाहीये. नॉट इम्पॉर्टंट. Okay, sir. पण याच्यासाठी तुम्ही बाकी सब्जेक्टसाठी एनसीईआरटी रेफर करा, असं माझं म्हणणं आहे. असं नाही की फक्त पॉलिटिक्सचं नाही वाचलं तर चालेल. हां, जर तुम्हाला पॉलिटिक्सचं वाचायचं नाही एनसीईआरटी, फक्त 11वीचं वाचा. कॉन्स्टिट्यूशन ॲट वर्क असं नाव आहे एनसीईआरटीचं. कॉन्स्टिट्यूशन ॲट वर्क, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बुक. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. Okay, जे sir. लक्ष्मीकांतमध्ये नाही ते त्याच्यामध्ये तुम्हाला सापडेल. ॲडव्हान्स लेवल आहे. ते वाचा तुम्हाला म्हणजे फर्दर रिडिंगसाठी ते कामात येईल. मी एनसीईआरटी 4-5 वेळा वाचलेले आहेत प्रत्येक विषयाचे. म्हणजे 5 रिडिंग झाले असेल जवळपास माझ्या जवळपास. लक्ष्मीकांतच्या जवळपास माझ्या 5-6 रिडिंग. तर लक्ष्मीकांत बुकच 1000 पानांचं आता काहीतरी नवीन एडिशन आहे ती 800-900 पानांची न्यू एडिशन. त्यामुळे तुम्ही पण तशा प्रकारे रिडिंग ठेवा. म्हणजे पाठ झालं पाहिजे. म्हणजे लक्षातच पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजे पाठ होण्यापेक्षा कारण एवढा सिलेबस वास्ट आहे. सगळ्याच गोष्टी काही पाठ होत नाही. पण लक्षात पाहिजे. लक्षात ठेवणं पण डिफिकल्ट आहे स्टार्टिंगला. स्टार्टिंगला थोडं डिफिकल्ट आहे, बट ग्रॅज्युअली इट विल इम्प्रूव्ह. सर बट लाईक पूर्ण दिवसात तरी तुम्ही किती वेळ अभ्यासाला देता फॉर UPSC ओनली? तुमचं लेक्चर असतं फक्त तेवढा 1.5 तास, बाकी पूर्ण वेळ अभ्यास आहे माझा. ओके ओके सर. आता प्रिलिम्स होती 27 जूनला, ती पोस्टपोन झाली. 10 जूनला गेली त्यामुळे थोडासा आता म्हणजे मग आता फोकस मी शिफ्ट केला ऑप्शनलकडे पुन्हा रिव्हिजनसाठी. तर ऑप्शनला भरपूर वेळ आहे. म्हणजे प्रिलिम्सला अजून टाइम आहे. 3.5 महिने. 3.5 महिने ढकलली म्हणजे अजून 4 महिने बाकी आहेत. अजून ठीक आहे. सो मग थांबूया आजचा क्लास. हे चॅप्टर अजून बाकी आहे आपलं, कारण आताशी मी फक्त तुमचं आय थिंक 5वं फीचर आय थिंक डिस्कस केलं असेल. 5 झाले. 5वं. 6वं आपण स्टार्ट करू. पुढचे 6 आणि 17 फीचर्स आहेत. वन बाय वन घेऊन टाकू. काही छोटे आहेत ते लगेच आपण संपू त्याला. ठीक आहे. मग आजचा आपण क्लास थांबूया. थँक्यू सर. थँक्यू सर. वेलकम. Thank you, sir. येस वेलकम.